नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। शिक्षा प्रकृति का आधार है फ्रेंड, और एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बताइए कैसे हैं आप सब। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए फ्रेंड मेरी लाइव क्लास में। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया कि किस तरह से फ्रांसीसियों का उदय हुआ, कैसे भारत में फ्रांसीसी आए फ्रेंड। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, पिछली क्लास में मैंने आपको फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों का संघर्ष भी बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था फ्रेंड, कैसे उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है, किस तरह से कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध होता है, और उसके बाद यूरोप में पेरिस की संधि के बाद यहाँ पर कर्नाटक के युद्ध की समाप्ति होती है, और किस प्रकार से अंग्रेजी सेना के आगे, अंग्रेजी कंपनी के आगे फ्रांसीसी जो है उनका पतन होता है, किस प्रकार अंग्रेजी उपनिवेश ने फ्रांसीसियों को भारत से भगा दिया। ये हम अपने इस लाइव क्लास में चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग मेरी लाइव क्लास में। आइए देखते हैं अपनी क्लास को। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये जो युद्ध था फ्रेंड 1746 से लेके 1748 तक हुआ। जो जगह फ्रांसीसियों की थी भारत में और कुछ जगह अंग्रेज़ों की थी भारत में, बस इन्हीं क्षेत्रों को लेकर के एक दूसरे में झगड़े शुरू हुए, युद्ध की स्थिति बन गई। और जब ऑस्ट्रिया में फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध हो रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है 1740 में, और ये खबर पहुंचती है 1744 ईस्वी में भारत में, तो यहाँ पर जो यूरोपीय और फ्रांसीसी रहते हैं उनमें भी मनमुटाव शुरू हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो 1746 से लेकर 1748 तक लड़ा जा रहा है। और इस समय फ्रेंड जो मद्रास का अंग्रेजी गवर्नर है वो निकोलस मार्स है, और फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले। डुप्ले नहीं चाहता था कि युद्ध हो, क्योंकि डुप्ले को पता था कि कहीं ना कहीं हम इतने योग्य नहीं हैं कि अंग्रेजी सेना का मुकाबला कर सकें। लेकिन निकोलस मार्स ने उसकी उस उदारवादी नीति का समर्थन नहीं किया, क्योंकि इसी समय निकोलस मार्स का हेल्प करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी बॉर्नेट आ रहा था। लेकिन होता क्या है कि बॉर्नेट नहीं आ पाता है और उसकी जगह पे पेंटन आता है। और इसी समय डुप्ले को पता चलता है कि मॉरिशस की बस्ती का एक गवर्नर है ला बुर्डोने, जो कि बहुत लालची था, और डुप्ले इसका फ़ायदा उठाता है। वो उसको अपनी सहायता के लिए बुलाता है, और वो कोरोमंडल तट पर आता भी है डुप्ले की सहायता करने के लिए, और डुप्ले की सहायता करता है और इस पेंटन को भगा देता है वापस से श्रीलंका। इस तरह से होता क्या है कि डुप्ले को साथ मिल जाता है किसका, ला बुर्डोने का। लेकिन ये पैसे का बहुत लालची था, इसे किसी जगह विशेष क्षेत्र से कोई मतलब नहीं था, ये धन का बहुत लोभी था। लेकिन इसी बुर्डोने की सहायता से ये डुप्ले जीतेगा, और बाद में इसको पैसा भी देना पड़ेगा। हालांकि मद्रास पर इन लोगों का अधिकार हो जाता है, और डुप्ले की दूरदर्शिता का एक परिणाम ये भी था कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में ही उसने अनवरुद्दीन से एक वादा किया था। उसने, अनवरुद्दीन कौन था, वो उस समय कर्नाटक का नवाब था। उसने ये वादा किया था कि आप कर्नाटक में शाही फरमान जारी कीजिए कि हमारे यहाँ पर कोई युद्ध ना हो, और बदले में मैं जब मद्रास जीत जाऊँगा तो मैं आपको मद्रास दे दूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड, वो उसको मद्रास देता ही नहीं है, और बाद में अनवरुद्दीन जो है वो अपने बेटे महफूज खान को इसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजता है। ठीक है, ये थी कर्नाटक के प्रथम युद्ध की स्थिति, जो कि 1746 से 48 तक होता है। ठीक है, अब डुप्ले को जब मद्रास पर ये प्राप्त करना चाहता है, और डुप्ले और बोर्डोने दोनों मिलकर मद्रास पर अधिकार कर भी लेते हैं। मेरी लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड, बने रहिए मेरे क्लास में। सितंबर 1746 में क्या होता है, डुप्ले और बोर्डोने इन दोनों की हेल्प से मद्रास पर इन लोगों का अधिकार हो जाता है। लेकिन मद्रास पर अंग्रेज़ों का तो अधिकार समाप्त हो गया। अब अंग्रेज क्या चाहते थे कि मद्रास पर उनका अधिकार बना रहे, लेकिन डुप्ले चाहता था कि मद्रास पर अधिकार हो, और वहीं जो बोर्डोने था, मैंने आपसे पहले बताया कि वो लालची है, इसी का फ़ायदा डुप्ले ने उठाया। वो अंग्रेज़ों से फिरौती चाहता था, और अंत में 4 लाख वार्षिक पाउंड फिरौती वो ले भी लेता है और लेकर मॉरिशस चला जाता है। लेकिन डुप्ले पुनः मद्रास पर हमला करता है। मद्रास तो फिर अंग्रेज़ों का हो गया ना, जब उन्होंने पैसा दे दिया तो मद्रास उनका हो गया। लेकिन डुप्ले जो होता है वो फिर मद्रास पर हमला करता है, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव गिरफ्तार हो जाता है। होता क्या है, अनवरुद्दीन भी नाराज है। क्यों? क्योंकि एक तो उसने कर्नाटक में शाही फरमान जारी किया था कि हमारे यहाँ युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी कर्नाटक का पहला युद्ध होता है, और डुप्ले ने जो उसको वादा किया कि मैं आपको मद्रास दे दूंगा, उसने उसको मद्रास भी नहीं दिया। आखिर डुप्ले उसे मद्रास दे भी कैसे सकता था? वो अंग्रेजों से फिरौती लेकर तो ला बुर्डोने मॉरिशस चला गया। जब मद्रास डुप्ले का है ही नहीं तो डुप्ले कैसे देगा? अब इसका विरोध अनवरुद्दीन करता है।
वो महफूज खां को भेजता है एक बड़ी सी सेना लेकर, लेकिन महफूज खां इसमें महफूज नहीं रहता है, वो खुद हार जाता है। ठीक है, 1748 में ये जो युद्ध होता है ये ए ला शैपल की संधि के साथ समाप्त होता है। लेकिन ये जिस संधि के साथ समाप्त हो रहा है फ्रेंड, याद रखिए यही संधि बाद में नींव डालेगी द्वितीय युद्ध की, क्योंकि कोई इस संधि से संतुष्ट नहीं रहेगा, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, जहाँ जहाँ फ्रांसीसी ब्रिटिश उपनिवेश हैं वहाँ पर युद्ध समाप्त होंगे, ऐसा इस संधि की शर्त है। और इसी परिस्थिति ने दूसरे युद्ध का भी बीज बो दिया। अब हम देखते हैं अपने दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। क्लास में बने रहिए फ्रेंड। क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? मैं पूरा नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मैं अपने नोट्स से ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और बाकी आपको कैसा लगता है क्लास ज़रूर बताइए। उस समय हैदराबाद में भी स्थिति क्या चल रही है? दूसरा जो कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 तक चल रहा है, उस समय हैदराबाद की स्थिति ये चल रही है, मैंने आपको बताया था कि 1724 में निजामुल मुल्क एक व्यक्ति है जिसने हैदराबाद को स्वतंत्र किया। अब उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ है कि यहाँ हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, उसके पोते में और उसके बेटे में। और इस स्थिति का फ़ायदा अंग्रेज भी उठाना चाहते थे, और इसी स्थिति का फ़ायदा फ्रांसीसी भी उठाना चाहते थे कि किस तरह से नासिर जंग और मुजफ्फर जंग को अपने हक में किया जाए। तब फ्रांसीसी जो है वो मुजफ्फर जंग का साथ दे रहे हैं और अंग्रेज नासिर जंग का साथ दे रहे हैं। ठीक है, फ्रांसीसी चांदा साहब कौन थे? तो चांदा साहब जो थे वो कर्नाटक के पहले के नवाब थे, और अंग्रेज जो थे वो कर्नाटक और अनवरुद्दीन का साथ देते हैं। क्यों अनवरुद्दीन का साथ देते हैं? क्योंकि अनवरुद्दीन को डुप्ले ने धोखा दिया है, अब वो आके अंग्रेजों से मिल जाएगा। और आगे आप देखेंगे फ्रेंड कि अंग्रेज का हेल्प करने के लिए तंजौर, मराठा सब लोग एक हो जाएंगे और डुप्ले बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, 1749 में फिर एक घटना घटित होती है कि यहाँ पे तंजौर में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अब अंग्रेज जो है वो राजा का साथ देते हैं तंजौर में, और उसके बाद देवी कोटाई एक जगह है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। और इस युद्ध में होता क्या है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। जो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन रहता है वो मारा जाता है, यानी अंग्रेजों को हानि पहुंच रही है। अब चांदा साहब जीत जाते हैं। चांदा साहब जो कि फ्रांसीसियों के समर्थक हैं वो जीत जाते हैं। शेष कर्नाटक पर चांदा का अधिकार हो गया, इसका मतलब फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। अब चांदा का जब अधिकार हो गया तो उसने खुश होकर फ्रांसीसियों को 80 गाँव दे दिया। ठीक है, इस वक्त फ्रांसीसियों का पलड़ा आप भारी देख रहे हैं। अब अंग्रेजों ने नासिर जंग को भड़काया कि अब तुम कर्नाटक पर आक्रमण करो। 1750 में नासिरगंज कर्नाटक पर आक्रमण करता भी है, लेकिन मुजफ्फरगंज को क्या होता है, कुछ फ्रांसीसी अधिकारी धोखा दे देते हैं, क्योंकि मुजफ्फर जंग तो फ्रांसीसियों के साथ था ना। इसको आप अच्छे से समझिएगा कि किस तरह से हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और डुप्ले जो होता है वो कूटनीति खेलता है। क्या कूटनीति थी इसकी कि नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को लालच देता है, जो कि अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और लालच जब देता है तो ये अधिकारी क्या करते हैं, नासिर जंग की हत्या कर देते हैं। अब वो वहाँ पे मुजफ्फर जंग की सरकार घोषित कर देता है। लेकिन होता क्या है, जब वो मुजफ्फर जंग का मतलब राज्याभिषेक करना चाहता है तो रास्ते में मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है, और बाद में नासिर जंग का जो छोटा भाई रहता है सलावत जंग, उसको गद्दी मिलती है। ठीक है, इस मैप को आप ध्यान से देखिए कि सलावत जंग खुश होकर फ्रांसीसियों को उत्तरी क्षेत्र दे देता है। ठीक है, इस मैप में आपको दिखेगा कि हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जहाँ एक व्यक्ति है जिसने 1724 में हैदराबाद को स्वतंत्र किया, और उसका जो पुत्र था नासिर जंग और उसका पोता मुजफ्फर जंग, इन दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। नासिर जंग अंग्रेजों का साथ देता है, लेकिन बाद में उसकी भी हत्या हो जाती है, और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों का साथ देता है, बाद में उसकी भी हत्या हो जाती है। लेकिन सरकार किसकी बनती है, तो सलावत जंग की सरकार बनती है। सलावत जंग कौन था, तो ये नासिर जंग का छोटा भाई था। ठीक है, अब आइए एक अन्य घटना घटित होती है, त्रिचनापल्ली का घेराव। अब ये त्रिचनापल्ली क्या है, इस यही त्रिचनापल्ली में कौन है, चांदा साहब। चांदा साहब कौन था, तो कर्नाटक का पहले का नवाब था, जो किसकी तरफ था, फ्रांसीसियों की तरफ, क्योंकि अनवरुद्दीन तो फ्रांसीसी का साथ दे नहीं रहा, क्योंकि डुप्ले ने उसे धोखा दिया था। ठीक है, और इसी समय इस वक्त का अंग्रेज गवर्नर है थॉमस सैंडर्स। इतिहास में आपको बहुत सारे सैंडर्स देखने को मिलेंगे। मोहम्मद अली जो है वो अनवरुद्दीन का बेटा है। अब क्या होता है कि जब त्रिचनापल्ली में अंग्रेज लोग घेराव कर लेते हैं तो फ्रांसीसी कुछ सेना भेजते हैं इसकी सहायता के लिए, इसकी चांदा साहब की सहायता के लिए, और इसकी सहायता होती भी है। लेकिन इस वक्त 1751 में एक घटना और घटित होती है,
और वो घटना ये थी फ्रेंड कि तंजौर और मुरारी एक व्यक्ति था जो मराठों से था, और मैसूर, ये तीनों एक हो जाते हैं, यानी अंग्रेज स्ट्रांग हो जाते हैं और विरोध किसके हो जाते हैं, फ्रांसीसियों के। उसी समय रॉबर्ट क्लाइव सोचता है अच्छा मौका है, हमें अर्काट का घेराव करना चाहिए। अर्काट क्या था, कर्नाटक, जहाँ पे चांदा साहब और एक अंग्रेज फ्रांसीसी अधिकारी बैठा हुआ था। ठीक है, दोनों तरफ से अंग्रेजों का पलड़ा भारी था। अंत में क्लाइव भी कर्नाटक की राजधानी अर्काट पहुंच जाता है 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिक के साथ, और अर्काट का युद्ध होता है और इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और अब कर्नाटक भी अंग्रेजों को मिल जाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेजों के पास कर्नाटक है, किस तरह से मद्रास है, और अभी आगे प्लासी के युद्ध में बंगाल भी अंग्रेजों का ही हो जाएगा। अब चांदा साहब क्या करता है, वो अपने बेटे रजा खां को तैयार करके भेजता है कि अब जाओ तुम अर्काट का घेराव करो, भले ही वो अंग्रेजों का हो गया लेकिन जाओ तुम उसका घेराव करो। 53 दिन तक भूख प्यास से लड़ता है क्लाइव, लेकिन पीछे नहीं हटता है, और अंत में क्या होता है, थोड़े दिन बाद मेजर लॉरेंस आता है और अंग्रेज को सहायता देता है और अंततः रजा खां को अपना घेराव हटाना पड़ता है। इसका मतलब फ्रांसीसी हार रहे हैं। अंततः अर्काट यानी कि कर्नाटक भी अंग्रेजों के पास ही रह गया। और आप इसके पहले देखें, मद्रास भी अंग्रेजों के पास है। अभी 1757 में जब प्लासी का युद्ध होगा तो बंगाल भी, अंग्रेज धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आगे चलकर क्या होता है, लॉरेंस और क्लाइव ये तब तिरुचिरापल्ली पर भी अधिकार कर लेते हैं और अब कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली कौन था, ये अनवरुद्दीन का बेटा था, अनवरुद्दीन जो कि युद्ध में मारा जा चुका है। फ्रांसीसी जो कमांडर इस वक्त तिरुचिरापल्ली पर रहता है, वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और चांदा साहब भाग जाता है, लेकिन बाद में चांदा साहब को पकड़ के मार डाला जाता है। अब डुप्ले की फ्रांस वापसी। डुप्ले की एक नीति थी 1753 ईस्वी में। डुप्ले 3.5 लाख पाउंड खुद खर्च करता है तिरुचिरापल्ली पर पुनः घेराव करने के लिए, लेकिन क्या होता है, कोई परिणाम नहीं निकलता है और डुप्ले की इस नीति से फ्रांस की सरकार नाराज हो जाती है और डुप्ले को फिर से फ्रांस बुला लिया जाता है। 1754 में डुप्ले फ्रांस चला जाता है। ये डेट बहुत पूछता है कि डुप्ले भारत से फ्रांस कब गया, तो 1754 ईस्वी में डुप्ले जो था वो फ्रांस से वापस गया। क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड। होता क्या है, फिर एक दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर भारत आता है, उसका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट गोडहेडू जेमोट। आप इसको गोडहेडू भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये उतना योग्य नहीं था, उतना क्या बल्कि कुछ भी योग्य नहीं था डुप्ले के आगे। और इसके बाद 55 में होती है पांडिचेरी का संधि, और इसी संधि के साथ, ये अस्थाई संधि है और ये बीज बोएगी तृतीय युद्ध का। इसी संधि के साथ समाप्त होता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। इस संधि की शर्तें क्या है, इस संधि की शर्तें हम देखते हैं। विजित जो राज्य थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और ये सलावत जंग जो होता है वो फ्रांसीसियों को खुश होकर उत्तरी सरकार दे देता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध तो समाप्त हो जाता है, लेकिन तीसरे कर्नाटक युद्ध की नींव पड़ जाती है इसी पांडिचेरी की अस्थाई संधि के साथ। अच्छा, आप सोचिए फ्रेंड, किसी को युद्ध से अगर जीता गया हो और सिर्फ एक संधि की शर्त अगर हमारा वो राज्य हमसे छीन ले, तो क्या कोई खुश रहेगा? कोई खुश नहीं रहेगा। और इसीलिए नींव पड़ती है अगले युद्ध की। अब इस वक्त क्या हो रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध भी चल रहा है, जो कि 1756 से शुरू हो गया है, ठीक है, और ये 1763 तक चलेगा। और बीच में एक घटना घटित हो रही है, 1757 में हो रहा है प्लासी का युद्ध, और अंग्रेजों का अधिकार बंगाल पर भी हो जाता है, यानी अंग्रेज स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। अब 1758 में एक दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर आएगा, उसका नाम है काउंट डी लाली, और ये कोई अच्छा काम नहीं करेगा। पहले सेंट डेविड फोर्ट पर आक्रमण करता है जहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार था, वो तो इसको मिल जाता है। अब लाली जैसे ही तंजौर की ओर बढ़ता है, क्यों? क्योंकि वो धन वसूली करना चाहता था। उसको पता था कि बंगाल को अपने क्षेत्र में मिला के अंग्रेज को कितना ज़्यादा पैसा मिला है। अब इसी समय ये घेराव करता है और अंग्रेज जो होते हैं वो बंगाल की सेना का साथ लेकर तंजौर से लाली का घेराव कर देते हैं। अब ये दोनों तरफ से घिर जाता है। अब जो लाली है उसे मद्रास का घेरा, बुस्सी को बुलाया और वहाँ से उसको उस घेरे को हटाना पड़ता है। इसी समय कर्नल फोर्ड अंग्रेज ने उत्तरी सरकार पर हमला कर दिया। मतलब दोनों तरफ से फ्रांसीसी फंस चुके हैं और इसको भी जीत जाता है। यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हो जाती है। सबसे बड़ी घटना तो तब घटित होती है जब सलावत जंग, जो कि फ्रांसीसियों का सहयोग कर रहा था, वो जाके अंग्रेजों से मिल जाता है और लाली को मद्रास पर घेराव हटाना पड़ता है। और 1759 ईस्वी में एक दूसरा अंग्रेज आएगा जिसका नाम था आयरकूट। वांडीवास का युद्ध इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका डेट पूछता है कि ये कब हुआ था, तो 1760 में। ये एक ऐसा युद्ध था फ्रेंड
जिसने समझ लीजिए फ्रांसीसियों की जो छवि थी उसको पूरी ख़त्म कर दी थी। इसके बारे में मॉलिशन ने कहा है कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा और डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया। पेरिस का समझौता 1763 में होता है और इसी के साथ इस युद्ध की भी समाप्ति होती है और फ्रांस और ब्रिटेन का जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसकी भी समाप्ति होती है। ठीक है, 10 फरवरी 1763 ईस्वी को पेरिस की संधि हुई थी फ्रेंड, और भारत में भी इस संधि का प्रभाव पड़ा। चंद्रनगर को छोड़कर समस्त फ्रांसीसी केंद्र वापस कर दिए गए। फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार कर सकते थे, सेना रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। पहला जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है फ्रेंड 1746 से 48 तक, और जो दूसरा हुआ है 1751 से 55 तक, और तीसरा जो है 1756 से 63 तक। जब ब्रिटेन और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ है उसी समय हमारे भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछा गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कर्नाटक का युद्ध। बहुत सारे एग्जाम में बस यही पूछता है कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ, तो हमारा आंसर है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1746 से लेकर 1748 तक। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1751 से 1755। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 1756 से लेकर 1763। ये डेट आपकी जुबान पे होनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात रही फ्रांसीसियों के पतन की, कैसे हुआ फ्रांसीसियों का पतन। हालांकि हमें पता है कि डचों से, पुर्तगालियों से, डेनिश से बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी थी ये। कैसे इसका पतन हुआ, डुप्ले के बाद, फ्रांसिस मार्टिन के बाद शायद ही कोई इतना दूरदर्शी रहा हो फ्रांसीसियों में, जो कि यहाँ फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया हो और